Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be doing the exam kit solution of chapter number 12 of ACCA F1, and the name of the chapter is Law and Regulation Governing Accounting. So ये बहुत ही छोटा चैप्टर है. आई थिंक इसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस भी काफ़ी कम होंगे. तो लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश इट एट द अर्लीस्ट. सो सबसे पहले, when submitting annual financial statements to be available for inspection by third party, okay, the company should send them to. अगर थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इट कुड बी पब्लिक, इट कुड बी ऑडिटर, इट कुड बी एनीवन. तो जो भी थर्ड पार्टी को अगर हमारे को अपनी बुक्स भेजनी पड़ेंगी, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज़ को, जैसे इंडिया में मैंने बताया था एमसीए होता है, वैसे यूके में होता है कंपनीज हाउस. कंपनीज हाउस, तो कंपनीज हाउस में भेजनी पड़ती हैं. तो कंपनी हाउस में वो भेजेगा. कंपनी हाउस से ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिकली वो कंपनी हाउस से इंफॉर्मेशन उठा लेंगे. ठीक है, ये तुम्हारे को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट, द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स बाय कंपनीज ईच ईयर इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. कि हर साल कंपनी को बुक्स बनानी है, ये कौन डिसाइड करता है? उस कंट्री, बेसिकली दिस इज़ डिसाइडेड बाय द कंट्री. कि कंट्री में बुक्स हाफ ईयरली बनेगी, एनुअली बनेगी, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द कंट्री इन विच द कंपनी इज़ ऑपरेटिंग. सो दैट इज़ द नेशनल लेजिस्लेशन. कि नेशनली क्या बोला जाता है कि बुक्स कब बनेंगी, कब स्टार्ट होंगी, कब एड होंगी, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कंट्री. दैट इज़ नेशनल लेजिस्लेशन. 156. L company has recently prepared its draft financial statement for last financial year. It has been informed by its auditor that these financial statements are not true and fair. Okay, which of the following would not have caused it? कि इसमें से किस रीज़न की वजह से ट्रू एंड फेयर नहीं होगा? सो पहला, L failed to follow generally accepted practice in preparation of financial statement. अगर ये फॉलो नहीं करा, दैट मीन्स द बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता. दैट मीन्स ए इज़ नॉट द आंसर. बेसिकली हमें सिर्फ ये बताना है बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो इसमें से किस ऑप्शन का ट्रू एंड फेयर व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अगर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस मैंने नहीं करी, जो हर जगह उस कंट्री में चलती है, दैट मीन्स बुक्स ट्रू एंड फेयर है ही नहीं. ट्रू कैन भी बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट फेयर, उस कंट्री के अकॉर्डिंग बनी नहीं. L's financial statement did not set out relevant information in sufficient detail. वही फेयर नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है ही नहीं. L failed to follow appropriate accounting standards in preparation of his financial statement. ये काइंड ऑफ सेम ही है इसी की तरह से. वहाँ जनरल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हो गया, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया. L फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन माइनर एरर्स. अब माइनर एरर जो होते हैं, दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड फेयर व्यू. माइनर एरर मतलब बहुत छोटे मोटे एरर, और छोटे मोटे एरर्स का बुक्स बनाते हुए गलतियाँ थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं छोटी मोटी, तो इसको हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलते कि इसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू इफेक्ट हो गया. इट्स अ वेरी बिग थिंग. इससे कंपनी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनी की बुक्स ही गलत बनी है, बट बहुत ही माइनर एरर है, तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड. हमने F3 में चैप्टर पढ़ा ही था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. तो दिस इज़ नॉट द आंसर. दैट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर, कि इसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू पे कोई सच बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट, FVF company is listed company in country, and regulators have recently discovered that the company has failed to maintain proper accounting record, meaning that the financial statements in recent year have not been true and fair. जो बुक्स हैं उसकी वो गलत है. Which of the following could be among the consequences of this failure? Supervision of FWF shares by stock exchange. हाँ, दिस इज़ ट्रू कि जो भी FVF कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सुपरविजन नहीं, सॉरी, सस्पेंशन, कि वो सस्पेंड हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि कंपनी के बुक्स ही जब गलत हैं तो वो शेयर कैसे मार्केट में ट्रेड करने दे सकते हैं. सो दैट इज़ ये. टैक्स अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेशन टू FVF. येस, जब बुक्स सारी गलत हैं, दैट मीन्स वो टैक्स अथॉरिटीज़ को भी बुक्स गलत जा रही है, प्रॉफिट गलत जा रहा है, टैक्सेस कम जा रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ द आंसर. 158. The aim of IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड को क्या होता था? जो रूल्स बनाता था, स्टैंडर्ड्स बनाता था, ताकि वो स्टैंडर्ड्स सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट करें, अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाएं. इम्प्रूव द स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड नहीं, इम्प्रूवमेंट का इसका काम नहीं है. डेवलप वर्ल्ड वाइड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, डेवलपमेंट का इसका डेवलपमेंट का भी काम है. डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ
हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेवलप वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सुनने में सेम लग रहा है, बट इसका मतलब है हर कंट्री के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाना। वर्ल्ड वाइड मतलब हर कंट्री का डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाना, वो IASB का काम नहीं है। IASB का काम है सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक सेट बनाना जो सारी कंट्रीज़ फॉलो करें। हर कंट्री को उसके रूल्स को कंसिडर करते हुए एक सिंगल सेट बनाना जो सारी कंट्रीज़ फॉलो कर सके। इसमें तो देखिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री के लिए अलग बनाना, सो दिस टर्म इज़ प्रिटी रॉन्ग, सो C इज़ योर आंसर। देन आता है Which of the following is the primary responsibility of IFRS Interpretations Committee? IFRS Interpretation, इंटरप्रिटेशन वालों को काम क्या होता है कि जो भी रूल्स बने हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स बने हैं, उनके इंटरप्रेट करना, उसमें जो भी चेंजेस हैं वो करना और लोगों को बताना। तो इसका आंसर क्या होगा? एडवाइस IASB ऑन एजेंडा डिसीजन, नहीं, ये तो IASB IC का नहीं होता, ये तो IASB एडवाइजरी कमेटी का होता है, AC का। Review the newly identified accounting issues on timely basis and provision of guidance of these issue, ये इशू yes, कि रिव्यू करना जो भी अकाउंटिंग इश्यूज बने हैं, स्टैंडर्ड्स बने हैं टाइमली बेसिस पे, और उसके लिए गाइडेंस निकालना कि कैसे अप्लाई होंगे। डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ IFRS एंड पब्लिकेशंस, नहीं। इन्फॉर्मिंग IASB द व्यूज़ ऑफ काउंसिल, ये भी एडवाइजरी कमेटी का काम है। सो दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ नॉट द आंसर, B इज़ द डायरेक्ट आंसर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही सिंपल। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UK अकाउंटिंग रेगुलेशन इज आर करेक्ट? पहला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ UK फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। सो इट्स नॉट UK, it's I think in UK statement of standard accounting practice have been largely replaced by फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये स्टेटमेंट तो सही है, ये तो मैंने पढ़ी हुई है, इसका बहुत ही सीधा सीधा आंसर है, ये तो बुक में से हमें लर्न करना पड़ेगा। ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ है कि UK स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस हैव बीन रिप्लेस्ड, बट द फाइनेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ UK फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये मुझे पढ़ना पड़ेगा गाइस, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर दो, आई जस्ट रीड। तुम्हें अगर इसका आंसर मिल जाता है दैट इज़ गुड, बट मेरे को एक्चुअली चैप्टर पूरा डिटेल में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सो इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, बाकी सारे मैंने आंसर दे दिए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, इसके बाद तुम्हारा सीधा 13 चैप्टर शुरू होता है। तो दिस इज़ योर 12th चैप्टर। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।